साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बैलिस्टिक शो लेकर हम हाजिर हैं। इनफैक्ट बैलिस्टिक इसलिए है क्योंकि जिस साइंटिस्ट का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो साइंस को लेकर काफ़ी बैलिस्टिक है। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू की खास पेशकश हमारे साइंसदान में आपका इस्तकबाल है और बिना कोई वक्त गवाए मैं स्वागत करना चाहूँगा पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत साहब का, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, साइंटिस्ट हैं और DRDO के चीफ भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत से शुरू करते हैं सर, चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालियर से आपका सफ़र शुरू हुआ, तब सोचा था कि इतना लंबा और इतना सक्सेसफुल सफ़र तय हो जाएगा? हाँ, मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर सिंधिया स्टेट थी, आपको मालूम है। मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, तो शुरू से ही ये एक तरह का सोच रहती थी कि हमें पढ़ाई करनी है, एजुकेशन करना है। किस लिए करना है? उसका एक केवल उद्देश्य था कि एक अच्छी ज़िंदगी आगे होनी चाहिए। तो पढ़ाई मतलब अपना स्टेटस लोअर मिडिल क्लास से आगे ले जाने के लिए शुरू में ऐसा होता था। तो हम शुरू में इस बात पे ध्यान नहीं देते थे कि हम साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ नहीं। खेलना और पढ़ना, यही दो चीज़ें थीं। और उसके बाद जब हम 8वें क्लास में आए तो हम एक चीज़ हमारे अंदर थी कि हम जितना भी इधर उधर देखते तो सबसे बड़ी चीज़ हमें जो अच्छी लगती थी वो एक तो थी ज़मीन पे चलती हुई कार और आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज। तो कुछ ऐसा लगता था कि मुझे ये हवाई जहाज वाली जो चीज़ें हैं इनसे ज़्यादा प्रेम था, अट्रैक्टिव था। और इसका आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि दिवाली के दिन जब हम पटाखे खरीदने जाते थे तो मैं केवल एक ही चीज़ खरीदता था। उस ज़माने में एक ऐसा करके हवाई जहाज आया करता था और रॉकेट आते थे, तो मैं कभी धमाके नहीं लेता था, खाली यही चीज़ें खरीदता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उड़ती हुई चीज़ों से लगाव है। ठीक है। तो ये तो मेरी 6वें 7वें 8वें क्लास की मेरी सोच थी कि मैं इन चीज़ों से मुझे प्रेम था। जब मैं 9वें क्लास में आया तो हमें उस समय एक चॉइस करनी होती थी कि आप बायोलॉजी लेंगे कि मैथमेटिक्स लेंगे। तो उसी समय मेरे बड़े भाई साहब का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा आप क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा वो मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूँ या उसके साथ तभी मैं बनना चाहता हूँ। तो हवाई जहाज के ऊपर और रॉकेट्स और उड़ने वाली चीज़ों के प्रति मेरा लगाव शुरू से रहा। फिर तो खैर ज़िंदगी बन गई, 9वां 10वां 11वां पढ़ते गए और जब हम 11वां पास करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की बात आई तो हमारा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी एज कम है। अच्छा। हमने 14 साल की उम्र में 11वां पास कर लिया था, तो अब हमें 3 साल 17 साल 16 साल उस समय उम्र होती थी इंजीनियरिंग में जाने के लिए। 5 साल का कोर्स होता था जी। तो हमने कहा हम BSc कर लेते हैं, तो हमने BSc की। तो उस समय जब हम BSc की तो हमारी रुचि साइंस की तरफ ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहाँ असली साइंस जो है ना, जब आप एक्चुअल में फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डीप में जाते हैं तभी आपको पता लगता है कि साइंस का क्या मतलब है और उसका रिलेशन विद सोसाइटी भी पता लगता है। तब से मुझे लगा कि हमें साइंस में ही आगे बढ़ना है। फिर हमने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमारे कॉलेज में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग उस समय नहीं होता था, मगर तो लक्ष्य वही था। तो जब मैं उसके बाद जब मैंने BE कर लिया और अच्छे मेरा पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहीं भी जा सकता था। तो मेरे फादर उस समय रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब तुम जॉब करो। उन्होंने शायद मुझे ग्वालियर में ही किसी PWD के क्षेत्र में कहा कि यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर लग जाओ, चीफ इंजीनियर मेरे पहचान के हैं, वो आपको रख लेंगे और आपकी तो पोजीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं ये करेंगे। तो बोले नहीं, घर की हालत है तो वी नीड मनी, आई थिंक यू शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग। तो मैंने कहा कि अभी हम आगे पढ़ना चाहते हैं। तो उन्हें बिना बताए हमने इंडियन ऑफ साइंस में एडमिशन ले लिया बैंगलोर में। और बैंगलोर जब हम पहुंच गए तो वहाँ हमें अगेन वहाँ एरोनॉटिक्स ब्रांच भर चुकी थी जब हम पहुँचे थे, पर भी नहीं मिली। पर उस समय डॉक्टर सतीश धवन जो थे उस समय डायरेक्टर थे IISc के, फेमस साइंटिस्ट हैं, हिंदुस्तान के रहे हैं। उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया था कि आप 16 क्रेडिट, आप एसेंशियल क्रेडिट्स हैं,
बाकी आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कोर्स ले सकते हो। तो मैंने जितने बाकी कोर्सेज लिए वो सब एरोनॉटिक्स में लिए, तो उससे मेरी एरोनॉटिक्स की नॉलेज बढ़ी। और वहाँ पे फिर हमने प्रपल्शन, एरोनॉटिक्स प्रपल्शन, रॉकेट प्रपल्शन और इन सब के बारे में पढ़ाई की। और वो पढ़ाई करने के बाद हमें कैंपस रिक्रूटमेंट होता था उस समय DRDO का, तो कैंपस रिक्रूटमेंट में हमें DRDO में सिलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद तो सफ़र सबको पता और उसके बाद का सफ़र तो आपको मालूम है। तो ये हमारी लगाव हमेशा से रहा कि हमें रॉकेट बनाने हैं, एयरक्राफ्ट बनाने हैं और कोई चीज़ उड़ानी है, और उसी में हमें काम करना। इंस्पिरेशन खुद से ही है। इंस्पिरेशन खुद से आया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सर, एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जैसे जो आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मिसाइल बनाने में इंटरेस्ट कैसे आ गया? जब मैं DRDO में आया तो मेरी पोस्टिंग हुई थी, क्योंकि मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि मेरी प्रोजेक्ट जो थी M.Tech करते समय, वो प्रोपल्शन, कम्बशन एक सब्जेक्ट होता है, फ्यूल जो जलता है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे गैसोलीन हो या पेट्रोल हो या कोई प्रोपेलेंट हो, इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी। तो जब मैं DRDL में आया तो सबसे पहले मुझे 2 चॉइसेस दी गई कि आप तो या तो कंट्रोल इंजीनियरिंग में जाइए या प्रपल्शन में जाइए, क्योंकि मुझे रॉकेट से ज़्यादा लगाव था। कंट्रोल भी रॉकेट के लिए ज़रूरत है, पर मुझे प्रपल्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सबसे पहले कहा कि मैं प्रपल्शन में काम करूँगा। और मेरे जो डायरेक्टर जिन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया एंट्री के टाइम में, वो थे एयर मार्शल नारायणन। तो उन्होंने कहा तुम कौन सा प्रपल्शन करोगे? तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू डू लिक्विड propulsion. Then he said why? I said I would like to have liquid propulsion because liquid propulsion gives better performance than the solid propulsion. So he started laughing because I was right, because at that time the technology of solid propulsion was not as developed. I am talking of 1972. तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा ये ऐसी बात है, इसलिए मैं लिक्विड प्रोपल्शन में जाऊंगा। सो ही पोस्टेड मी इन द लिक्विड प्रोपल्शन डिवीजन। उसी के बाद फिर वही टेक्निक जो यूज़ होती है फिर वो पृथ्वी में यूज़ हुई। वो हमने पृथ्वी में यूज़ की। बिल्कुल सर, उस पर बातचीत करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने में, मगर उससे पहले अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है वो एक बार व्यूवर्स को दिखा देते हैं, उसके बाद बैठ के बातचीत करते हैं। सर, सफ़र दिखाते हैं। दुनिया के दिफाई नक्शे पर मुल्क को एक बड़ी पहचान दिलाने वाले साइंसदानों का जिक्र किया जाए तो एक अहम नाम डॉक्टर V.K. सारस्वत का मंजर आम पर आता है। फिलवक्त नीति आयोग तरक्कियाती पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने में मुस्तकिल रुकन के तौर पर डॉक्टर V.K. सारस्वत के तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहा है। 25 मई 1949 को ग्वालियर में पैदा होने वाले डॉक्टर V.K. सारस्वत ने इंजीनियरिंग की डिग्री ग्वालियर से ही हासिल की। अपने तालीमी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेंगलोर का रुख किया और IISc बेंगलोर से मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने साल 1972 में हैदराबाद में DRDO ज्वाइन किया। बादअज़ा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में तहकीक को मुकम्मल करते हुए उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। एक साइंसदान से वजीर दिफा के सलाहकार तक, DRDO के डायरेक्टर से DG तक और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तक के अपने मकबूल सफर हयात के दौरान डॉक्टर V.K. सारस्वत ने पृथ्वी, धनुष, प्रहार और अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा कराकर दिफाई शोबे में मुल्क को खुद मुख्तार बनाने में एक नुमाया रोल अदा किया है। यूं तो इनके एजाज़ात की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन डॉक्टर V.K. सारस्वत की कौमी खिदमात को उस वक्त एक नई शिनाख्त मिली जब 1998 में उन्हें पद्मश्री, 2011 में आर्यभट्ट और साल 2013 में उन्हें पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। डॉक्टर V.K. सारस्वत की लाफानी खिदमात का एतराफ करते हुए 25 से जायद यूनिवर्सिटीज उनको ऑनरेरी डिग्री से नवाज चुकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बतौर चांसलर उनकी रहनुमाई हासिल कर रही है। पद्म भूषण डॉक्टर V.K. सारस्वत कई नामवर साइंसी इकाइयों के रुकन और फेलो भी हैं।
जहां वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के रुकन है, तो वहीं इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर के तौर पर अहम साइंसी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत की हम जेहर शख्सियत एक पॉलिसी मेकर, इनोवेटर, टेक्नोलॉजिस्ट और माहिर तालीम का एक नायाब मजमुआ है। पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने अपने अब तक के सफर में जो कामयाबी हासिल की है, उस पर न सिर्फ उन्हें बल्कि हर हिंदुस्तानी को नाज है। उनकी हम जेहर शख्सियत की अक्कासी करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारस्वत साहब के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा पीछे और ले जाता हूँ आपको। शुरुआत से तो हमने शुरुआत की है, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी, उनके अंडर भी आपने काम किया। वो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा उनकी देखरेख में काम करना? 1972 में जब मैं DRDL ज्वाइन किया था और 1982 तक, वो मेरा फॉर्मेटिव स्टेज था प्रोफेशनल लाइफ का। उस समय मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, रॉकेट्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से उनको उड़ाते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सेटअप करनी होती हैं। तो एक प्रोफेशनल लाइफ लीड करने का एक तरीका सेटअप हो चुका था। ठीक है। उसमें धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि ठहराव आ रहा है। 9 to 5 जॉब बन गई है। हाँ, ठहराव आ रहा है, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। तो 1978-79 में आई डिसाइडेड दैट आई शुड परस्यू माई एकेडमिक स्टडीज़ अगेन। आई हैड completed ME from Indian Institute of Science and joined DRDL. So 1979 I decided to join in IIT Madras for my PhD, thinking that I'll be able to do my PhD along while working in DRDL. As I had done my first semester there, came in Dr. Kalam in 1982. अच्छा, ठीक है। And first thing he asked me was, what are you doing these days? I said, I am trying to prepare a propulsion system for पृथ्वी मिसाइल, बिकॉज पृथ्वी मिसाइल की बातचीत 1979 में ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल। आर्मी ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था। हमारा एक टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी होती है GSQR। तो वो GSQR आ गई थी और एयर मार्शल नारायणन, जो कि उस समय डायरेक्टर थे DRDL के, उन्होंने ये कार्य हम लोगों को सौंपा था। ठीक है। तो हम इस पे काम कर रहे थे और उस समय हमारे जो इमीडिएट बॉस थे वो थे स्क्वाड्रन लीडर गोपाल स्वामी। लेटर ऑन ही बिकेम एयर कमोडोर। तो हम दोनों उनके साथ काम करते थे और उस दौरान हमने ये सोचा कि हम एक propulsion सिस्टम ऐसा बनाएं जो पृथ्वी मिसाइल को उड़ाए। ठीक है। हम इसमें काफ़ी काम कर चुके थे और साथ साथ PhD के लिए भी तैयारी कर रहे थे। तो डॉक्टर कलाम की एंट्री हुई, एयर कमोडोर नारायणन रिटायर हो गए और गोपाल स्वामी जी भी DRDL छोड़ के IIT पुणे चले गए। उस समय लिक्विड प्रोपल्शन डिवीज़न का लीडरशिप मेरे हाथ में आ गई। ठीक है। तो डॉक्टर कलाम ने मुझसे पूछा कि तुम ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम पे क्यों काम कर रहे हो? आजकल तो सब मिसाइल जितने बनते हैं सब सॉलिड प्रोपल्शन के हैं और आर्मी के लिए तो सॉलिड प्रोपल्शन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। तो मैंने उनसे केवल एक बात कही कि देखिए, जो परफॉर्मेंस मेरा इंजन देगा वो कोई एग्जिस्टिंग सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम नहीं दे सकता, और मैं इस टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि हमारी टीम आपको ये प्रोपल्शन सिस्टम बना के देगी। तो डॉक्टर कलाम और मेरा इस मुद्दे पर एक तरह का मतलब स्ट्रगल शुरू हुआ। वो मुझे कन्वर्ट करना चाहते थे कि मैं सॉलिड प्रोपल्शन पे काम एडॉप्ट कर लूँ, और मैं अड़ा हुआ था कि मैं पृथ्वी को केवल लिक्विड प्रोपल्शन से बनाऊंगा। आपका भरोसा था कि ये बनेगा। हाँ। तो ये एक मुद्दा था जिस पे हम 2 साल तक आपस में डिस्कस करते रहे। परंतु जब उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी कि ये लोग बड़ा डेडिकेटेड रूप में काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका जो टेम्पो सॉलिड का था वो धीरे धीरे कम हुआ।
पर उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिससे केवल हम जो बात कर रहे हैं वही सही नहीं है, ये बात नहीं मानी जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स जो हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो DRDL में पहली दफ़ा एक्सटर्नल रिव्यू सिस्टम स्टार्ट किया उन्होंने, और पहला रिव्यू DRDL में उस समय हमारे सिस्टम का हुआ। ठीक है। वो ये देखना चाहते थे कि ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम दुनिया की नज़र में, भारत के अदर साइंटिस्ट की नज़रों में पूरी तरह से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हमने 2-3 महीने तक मेरी और मेरी टीम ने काम किया, और VSSC से उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए, BHEL से एक्सपर्ट्स बुलाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एक्सपर्ट बुलाए। कम से कम 15-20 लोगों की एक बड़ी टीम आई, और उन्होंने हमारे पूरे कार्य को पूरी सूक्ष्म तौर से मतलब बारीकियों से उसको देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सिस्टम, डॉक्टर कलाम को कहा कि ये सिस्टम तैयार है और आप इसको आगे बढ़ाइए। तब हमारी ये डिबेट जो चल रही थी डॉक्टर कलाम और हमारे बीच में वो ख़त्म हुई, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक तुम मुझे 5 कंसिक्यूटिव फायरिंग्स इस इंजन की सक्सेसफुली नहीं दिखाओगे बिना फेलियर के, तब तक मैं इसको मिसाइल में नहीं जाने दूंगा। दैट वाज द मोस्ट टेस्टिंग पीरियड फॉर मी and my team. We had to manufacture 5 engines, we had to make it work, and we had to make it work without failure. And luckily, with the effort of my team, we succeeded. तो उन्होंने एज ए लीडर आपसे बेस्ट निकलवा लिया। Best निकला। That is what Dr. Kalam is. Challenging you to your core strengths. बिल्कुल सर। Mobilizing your core strengths, leading you to the goal through a process of professionalism. Getting the external people to give you confidence that what you are doing is the right path. These are some of the features of Dr. Kalam's leadership what we adopted. And later on when I became in some positions, I also started adopting the similar styles. बिल्कुल सर, सही वक्त पे अगर सही दिशा मिल जाए, सही गुरु भी मिल जाए, तो फिर आपका भला होता है और आप कुछ अच्छा कर पाते हो देश के लिए। और जैसे मैंने कहा ना, 72 to 79 में ठहराव सा जो आने लगा था, वो ठहराव हट गया और एक्सेलरेशन शुरू हो गया। बिल्कुल सर। सर आजकल हम जैसे खबरों में सुनते हैं हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई टेस्ट हो रहा है मिसाइल का। उस समय मिसाइल बनाना, उसको टेस्ट करना कितना मुश्किल रहा, क्योंकि क्रेडिट आपको जाता है पृथ्वी मिसाइल। ये तो बहुत मज़ेदार बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जब मैं 1972 में ISC से आया और ज्वाइन करने के सीधा बैंगलोर से हैदराबाद। ठीक है। और हैदराबाद ऑफ 1972 या तो बसेस चलती थी या साइकिल रिक्शा चलते थे, ऑटो भी बहुत कम होते थे। तो आप वो होटल वाले से पूछा, उसने नहीं बताया, फिर और लोगों से पूछा, फिर एक रिक्शा बोला, हाँ साहब एक कुछ डिफेंस का काम होता है, चंद्रायन गुट्टा में एक जगह है। मैंने कहा लेके चलोगे? हाँ साहब चलेंगे। तो मुझे 4 मीनार से होता हुआ और पुराने गलियों वलियों से लेता हुआ वो मुझे एक ऐसी बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया ले जाके, जो एक भूतहा महल की जगह थी की तरफ। उसका नाम था अहमद मंजिल। वो निज़ाम की कोई पुराना महल टाइप का या कुछ रहा होगा, ऑफिस रहा होगा। उसको देख के मुझे लगा मैं ये यहाँ पे मिसाइल या रॉकेट बनाने आया हूँ। उसका बड़ा सा गेट था, मैं अंदर गया तो मुझे लगा ये तो कुछ जम नहीं रहा है, ये मैं गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी और जॉब ऑफर्स थे। तो मैंने ये सोचा मैं गलत तो नहीं आ गया। फिर मैं अंदर गया, जाके बातचीत की, तो मेरे सीनियर 1-2 कलीग जो DRDO से ISC से आए थे वो मिले मुझे। बोले नहीं ये है ऐसा ही, पर काम अच्छा होता है। तो उसको देखने के बाद मैंने देखा कि ना तो वहाँ पे कोई सुविधाएं थी, ना कोई अच्छी लेबोरेटरीज थी, जबकि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आया था जहाँ पे कि बेस्ट फैसिलिटीज़ थी, देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन थी, और जहाँ पे हम लोग मतलब अच्छी लैब्स में काम करके आए थे, और यहाँ पे वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस समय नहीं था। और हमसे कहा गया कि जब लिक्विड प्रोपल्शन में हमारा एंट्री करा दी गई डॉक्टर नारायणन ने, तो हम उस बिल्डिंग से और एक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर में एक जंगल था, उसको बोलते थे इमारत, उसको बोलते थे कंचन बाग, बिल्कुल जंगल, और उसमें खाली एक छोटी सी बिल्डिंग थी और एक छोटा सा रॉकेट टेस्टिंग का स्टैंड था। वहाँ पे बोले आपकी ये काम की जगह है, यहाँ आप काम करेंगे। हमको एक 3 टनर दी गई
उस 3 टनर में हम लोग अपना 20 लीटर का जरीकन पानी का भरते थे, वो अपने हाथ से उठा के उसमें रखते थे, और हम 15 लड़के IIT से, IISc से और अच्छी इंस्टीट्यूशन से, बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स जो उस समय उन्होंने पिकअप किए थे, उनको एक 3 टनर में बिठा दिया जाता था। खड़े होके हम लोग सुबह आते थे और वहाँ हमें 9 बजे छोड़ दिया जाता था। उसके बाद वहाँ आप क्या कर रहे हो कोई पूछने वाला नहीं है, आपको खाना है, आपको पानी है, बस पानी हम लेके आते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर था DRDL का रॉकेट बनाने के लिए 1972 से, और उसी जंगल में जिसकी मैं बात कर रहा था, हमने 1-1.5 साल में रॉकेट टेस्ट करने का, इंजन टेस्ट करने का स्टैंड बनाया, जो कि काम मुझे पहली दफ़ा दिया गया था। और वहाँ से अगर आप जाके आज देखेंगे तो DRDL एक वन ऑफ द हाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बहुत मामूली शुरुआत थी। बिल्कुल सही बात है। 72 से 79 में हमने उस क्षेत्र को बिल्कुल चेंज कर दिया। नए वर्कशॉप्स बन गए, नए टेस्ट फैसिलिटीज़ बन गई, नई लैब्स बन गई। वो हमारा बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप फेज था DRDL का। टेक्नोलॉजी भी करते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते थे, दोनों काम करते थे। डिज़ाइन भी करते थे और टेस्ट फैसिलिटीज़ भी सेटअप करते थे, लैब्स भी सेटअप करते थे, नया इक्विपमेंट। अच्छा, उस समय जो देश की हालत थी आप देखिए, हाँ, उस समय इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का इतना डेवलप नहीं था, तो आपको जो इंडस्ट्री सपोर्ट चाहिए था वो नहीं था, वो भी नहीं। हमसे जो हमारे प्रेडिसेसर्स काम करते थे 60s में, आप ये सोचेंगे कि वो मिसाइल के लिए जो ऑर्डनरी बैटरी होती है उसकी भी असेंबली अपने आप किया करते थे लैब में। इलेक्ट्रोड कार्बन का ये बना के पाउडर बनाना। बिल्कुल। आज हम बाजार में से बैटरी खरीद लेते हैं, आज लिथियम आयन बैटरी उठा के लेके आते हैं, वो सब नहीं था। हाँ। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। हाँ। तो हर चीज़ अपने हाथ से करनी पड़ती थी। वहाँ से लेके आज DRDL और DRDO, आप तो DRDO मोहम्मद देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल। पे, एक 52 लेबोरेटरीज की संस्था है, हाँ। जहाँ पे हर विषय पे कार्य होता है, और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, एक संक्षेप में जानना चाहूँगा, भारत कहाँ खड़ा है मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं डेवलप्ड नेशन से, US से, रशिया से, चाइना से? इस समय हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो अगेन मैंने ही उसकी शुरुआत की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम का एक ड्रीम था कि हम हमारे तरफ जो मिसाइल आ रहे हैं उनको कैसे मार गिराएं। हाँ। तो उस समय मैंने एक प्रपोजल उनको दिया था कि हम पृथ्वी मिसाइल को मॉडिफाई करेंगे, पृथ्वी और आकाश का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उससे हम बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे। 1995 में ये बात शुरू हुई थी। 3 साल तक बात चलती रही। 1998 में हमने कार्यक्रम शुरू किया और आज 2006 में मैंने पहला इंटरसेप्शन बताया था, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। और आज हमारे पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स जो आते हैं उन सबको एंगेज करने की क्षमता है। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, नेटवर्क है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक टाइम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो मिसाइल आपके पास आपकी तरफ आता है वो 5000 मीटर पर सेकंड से आता है। आपका मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाँ। तो क्लोजिंग स्पीड्स हो गई 7000-8000 किलोमीटर मीटर्स पर सेकंड, मतलब 1 मिली सेकंड में 7 मीटर। 1 मिली सेकंड में अगर आपने 1 मिली सेकंड की गलती कर दी तो आप 7 मीटर से उसको मिस कर जाएंगे। तो इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की। आज हमारा देश जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में रशिया के करीब है, अमेरिका के करीब है। एंडो एटमॉस्फेयर हम कर सकते हैं, एक्सो एटमॉस्फेयर कर सकते हैं। हमारे पास पूरी कैपेबिलिटीज़ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंगेज करने के लिए, और इंडिजिनस है। बिल्कुल। और हमारा सरकार का इंडिजिनस, जोर भी है। रडार्स इंडिजिनस है, मिसाइल्स इंडिजिनस है, कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिजिनस है। पूरा हिंदुस्तान में बन रहा है ये सब कार्यक्रम। इंपोर्ट कंटेंट 10 या 20% से ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया सर। नेक्स्ट सवाल सर, पद्म श्री आपको मिला, पद्म भूषण आपको मिला, आर्यभट्ट अवार्ड आपको मिला है। ये इस जर्नी के अंदर जब अवार्ड्स मिलते हैं तो वो कितने रिवॉर्डिंग लगते हैं? आपको एक बताऊं, मैं
डॉक्टर कलाम ने मुझे आके एक दिन रात को 11 बजे हमारा रिव्यू चल रहा था। कलाम साहब उस समय दिल्ली में थे, तो आए थे, रिव्यू कर रहे थे और रिव्यू में कुछ बातचीत हुई, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। रिव्यू में एक थोड़ा हॉट डिस्कशन हो रहा था, वो कुछ बोल रहे थे और मैं कुछ उसी विषय पर, अपोजिट मेरे व्यूज़ थे, तो थोड़ा हॉट डिस्कशन था। और मेरी आदत ये है कि मैं जब किसी पॉइंट को ज़्यादा उसमें बिलीव करता हूँ तो आई एम वेरी फोर्सफुल, आई एम वेरी फोर्सफुल। तो कलाम साहब ने बाद में बोला ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो मेरे पास आओ। तो उन्होंने मुझे एक चिट दिखाई, उस पर लिखा था पद्मा। तो उस क्षण तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है मेरे लिए, पर वो फीलिंग जो है एक आधा घंटे बाद ख़त्म हो गई। और जब मुझे पद्मश्री मिली तो मुझे कोई खास एक्साइटमेंट नहीं हुआ, पर वो जो मोटिवेशन मुझे मिला, डॉक्टर कलाम ने आके जब मुझे कहा कि तुम्हें पद्मश्री मिलेगी, अक्टूबर में बात हुई और 26 जनवरी को अनाउंसमेंट होता है। जब अनाउंसमेंट हुआ तो फैमिली को ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, क्योंकि मुझे तो खैर मालूम था कि मिलेगी। तो ये मोटिवेशन है, जब देश ने आपके कार्य को सराहा और आपको सराहा के आपने उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज़ किया, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साइंटिस्ट के लिए होता है। साइंटिस्ट की जो रिकॉग्निशन है वो उसके साइंटिफिक इनोवेशन से होती है, वो पब्लिकेशंस करता है या उसको फेलो बनते हैं रिसर्च सोसाइटी में उसको। पर जब देश उसको रिकॉग्नाइज करता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन। बिल्कुल, और गौरवान्वित महसूस करता है आदमी भी, और जो उसकी टीम होती है वो भी मोटिवेट होती है। सर, इस पूरी जर्नी के अंदर आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि ये सारे इनोवेशंस, ये काम आदमी तभी कर पाता है जब घर से उसको एक सुकून होता है, एक सपोर्ट सिस्टम। आपको एक बात, एक कहानी बताता हूँ। जब अग्नि का फर्स्ट लॉन्च होने वाला था तो मुझे कहने को प्रोजेक्ट डायरेक्टर अग्रवाल साहब थे, पर हमको डॉक्टर कलाम ने कहा था कि आपने पृथ्वी सक्सेसफुली फायर किया तो आप अग्नि को पहले ले जाके टेस्ट स्टैंड पर स्थापित कर दो और तब हम लोग आएंगे पीछे। और नई रेंज बनी थी बालासोर में, तो हम पहुँचे और मेरे साथ 100 साइंटिस्ट थे और हम वहाँ पहुँच गए। हमने, और वो अगर आपको याद हो, अग्नि फर्स्ट की जो पहली लॉन्च हुई थी उसमें हमें 2 बार फेलियर महसूस हुआ था और वो एक नेशनल न्यूज़ बन गया था। 3 महीने तक हम लोग लॉन्च पैड पे थे, रात भर जगते थे, सोते थे, काम करते थे, और हमारी फैमिलीज हैदराबाद में रहती थी। और उस समय मेरी जो यंगर डॉटर थी, शी इज़ ए चैलेंज चाइल्ड, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। माय वाइफ लुक्ड आफ्टर एवरीथिंग and I was busy doing the Agni. National. If she had not, in fact, she took the full responsibility of the house, and I had all the 24 hours to work for the country. If she was not there, I don't think I would be able to achieve whatever I have achieved in my life. बिल्कुल सर, एक ग्रेट आदमी, एक ग्रेट अचीवमेंट के पीछे जो घर का सपोर्ट होता है वो बहुत मैसिव होता है। बच्चों ने भी क्या साइंस में आपसे प्रेरणा लेके काम किया, या फिर उनको आपने मैं इजाज़त चाहता दी? था कि वो साइंटिस्ट बने, पर उनकी जो सोच थी, उनका जो इंटरेस्ट था, मेरी बड़ी बेटी का इंटरेस्ट था, शी वांटेड टू बिकम in the fashion industry, hotel management and things like that. So she went in that direction. Right. Younger one, she did computer science BSc, but since she was a challenge child, so she restricted herself up to that point. So we had that kind of a story. सर, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, वो आपने क्या सोची? अभी भी इस उम्र में भी आप अपना पूरा दे रहे हो और नीति आयोग में काम कर रहे हो, वहाँ पर अपना पूरा जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो लगा रहे हो वहाँ पे। उस लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या सोची? इस सोसाइटी को जो इतना सब कुछ आपको मिला, आपने उसको दिया, अब उसके बाद क्या? For me, there is no retirement. I don't think there is any time in life to retire. You retire only when you go up. That's all what I think. And I came out of DRDO after completing 64 years of my, at the age of 64 years in 2013. It was in the month of May. And in the month of September, just I moved from Delhi to Hyderabad. I was in IIT Hyderabad working as Homi Bhabha Chair Professor. And I started teaching. I taught a course on rocket propulsion to the students of IIT Hyderabad.
and also started a program on energy systems. That was my second love. After missiles, I wanted to work on energy systems. So we started working on different kinds of energy, clean coal technologies, clean energy technologies, and teaching B.Tech and M.Tech boys for rocket propulsion. But even today, I am a visiting professor to IIT Kanpur. I am a visiting professor to IIT Hyderabad. So I still go and interact with the students. So whenever I finish my innings at Niti Aayog, I think I'll go back to the same profession, which is the academic interaction, working with the students, working with the scientists, working with the researchers on the areas which are upcoming today. लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो यंग साइंटिस्ट हैं, यंग रिसर्चर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? I would say that the science is the only tool which has been responsible for the transformation of the society for the last 5,000 years. So we have to do science for society, and that means sustainable development. Science for sustainable development is what the today's generation has to work on. बिल्कुल. Today's generation should not only be doing publication of papers, but they have to take the science to the commercial domain. That means translational science. You have to translate, do translation to industry and make it commercially viable, and then only it will add to the GDP of the country. बिल्कुल, उस सर्कल को पूरा करना है और दूसरा प्रोफेशन तो ठीक है, उसको पैशनेटली फॉलो भी करना है. सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया. तो ये थे सारस्वत साहब. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे हमारे इस शो में एक नई शख्सियत के साथ और बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी.